और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की, जिसके रुझान अब धीरे धीरे सामने आते आ रहे हैं। हालांकि रुझानों में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी 16 नगर निगमों में बढ़त बनाती अभी भी दिखाई दे रही है, जबकि बीएसपी एक नगर निगम पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी यूपी मेयर चुनाव समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, इन रुझानों के नतीजों में तब्दील होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो रुझान आए हैं वो बीजेपी की बड़ी जीत की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, और ऐसे में अगर यहाँ पर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराती है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी जीत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। और इसका कितना असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, ये वाकई दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि 16 नगर निगमों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीएसपी एक नगर निगम पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो और सपा, ये देखना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि सपा की तरफ से तमाम ये आरोप भी लगाए गए, उसके बावजूद जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, जो स्थितियां बयां कर रही है सपा के लिए, जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अच्छी खबर नहीं है। हमारी सहयोगी रेशु इस वक्त हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़ी हुई है। सीधी जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। रेशु, क्या स्थिति फिलहाल निकाय चुनाव में बनी हुई है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जो है नेहा वो माना जाता है। और अगर यहाँ पर बात करें तो 14,000 से भी अधिक पदों पर चुनाव परिणाम आ रहे हैं। और गाजियाबाद की इस दौरान मैं आपको रिपोर्ट देने वाली हूँ। मेरठ में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताने वाली हूँ। और श्री राम की नगरी अयोध्या में कौन चल रहा है आगे तो कौन है पीछे, इसके बारे में भी तमाम दर्शकों को मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गाजियाबाद की बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है जिला गाजियाबाद। आपको तो याद ही होगा कि जिला गाजियाबाद पर संजय दत्त ने बकायदा एक फिल्म में काम भी किया था। तो गाजियाबाद का जो नाम है वो बहुत ज्यादा फेमस है और औद्योगिक नगरी भी कही जाती है जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद की अगर बात करें तो देखिए, टिकटॉक को लेकर पहले तो बहुत माथापच्ची हुई, किस तरीके से हंगामा भी हुआ वो भी आपने देखा था। लेकिन आज क्योंकि परिणामों का दिन है, तो अगर परिणामों की यहाँ पर हम बात शाम तक ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो रुझान यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर रुझानों की बात करें तो सुनीता दयाल जो कि बीजेपी से हैं, महापौर की प्रत्याशी, इस वक्त वो आगे चल रही है। 11,814 मतों से आगे चल रही है सुनीता दयाल। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। सपा की अगर बात करें तो सपा इस दौरान गाजियाबाद में तीसरे नंबर पर चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें सुनीता दयाल को लेकर नेहा, तो सुनीता दयाल ने 2004 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। और काफी माथापच्ची करने के बाद जो है सुनीता दयाल को फाइनली बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अब मैं मेरठ की बात आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी नेहा। तो मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में इस बार जो पतंग है वो ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जी, ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। मेरठ में पतंग तो ओबीसी की पतंग ने मेरठ में ऊंची उड़ान भरी है। और अनस जो है प्रत्याशी वो पहले नंबर पर है। इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात की जाए मेरठ में, तो बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है और यहाँ पर बसपा तीसरे नंबर पर चल रही है। देखिए, अगर पिछले 2017 के अगर निकाय चुनावों को लेकर बात की जाए तो 2017 में यहाँ मेरठ में बसपा ने ये सीट जीती थी और बसपा की जो महापौर है वो सुनीता वर्मा बनी थी। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो इसके एकदम उल्टे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी यहाँ पर सबसे लास्ट में चल रही है, जबकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि पतंग जो है वो ऊंची उड़ान भर रही है। ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर रेस में पहले नंबर पर है। इसके साथ ही श्री राम की नगरी अयोध्या को लेकर अगर बात करें तो कहा भी जाता है कि जो वीथियां हैं वो
पसर कर मार हो रही है और पुलक के नए कीर्तिमान गढ़ रही है अयोध्या। कुछ ऐसी ही नगरी है अयोध्या और राम मंदिर का जो सपना है वो तो साकार होने के लिए जा ही रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर यहाँ पर इस बार मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी 11,072 वोट से इस दौरान आगे चल रहे हैं। और अगर सपा की बात की जाए तो सपा अयोध्या में दूसरे नंबर पर चल रही है। नेहा, बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक रेशो ये भी कहा जा सकता है कि आम चुनावों की तरह नहीं लिया है। जैसे निकाय चुनाव होते थे और हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, लेकिन इस बार जो चुनाव प्रचार हुआ, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम और चुनाव लड़ती है उसी तरह से उतनी ही तरजीह इन निकाय चुनावों को भी दी गई। क्या लगता है कि उसका बेनिफिट मिला है? बिल्कुल, बीजेपी को इसका बेनिफिट मिला। नेहा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की एक कसौटी का चुनाव भी होता है और इसमें कोई कोताही बीजेपी बरतने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं बल्कि कई जनसभाएं की, कई रैलियां की और तमाम दिग्गज नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बात की जाए, ब्रजेश पाठक को लेकर बात की जाए, तो सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि जो जिला पंचायत हैं वहां पर भी उन्होंने दौरा किया, कस्बे में वो लोग पहुंचे, एक एक वार्ड, एक एक बूथ पर जाकर लोगों से इस दौरान मुलाकात करी। और कुछ और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी अयोध्या को लेकर। सरदार भगत सिंह वार्ड से बीजेपी के संतोष सिंह 770 वोट से अयोध्या से इस वक्त जीत चुके हैं। नेहा, ये खबर हमारे पास आ रही है। इसके साथ ही सीताकुंड वार्ड से बीजेपी के विनय जायसवाल 367 वोट से जीत चुके हैं। अयोध्या से ये खबर हमें मिल रही है। इसके साथ ही लाजपत राय वार्ड से बीजेपी के राम तीरथ पार्षद 237 वोटों से जीते हैं। इसके साथ ही अटल नगर वार्ड से बीजेपी के जय नारायण सिंह रिंकू जीत चुके हैं। तो अभी तक तो देखिए सिर्फ रुझान जो है नेहा वो सामने आ रहे थे, लेकिन कौन कौन जीता है ये भी अब परिणाम यहाँ पर आने लगे हैं। कल्याण सिंह की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह वार्ड से निर्दल प्रत्याशी अयोध्या में सूर्या इस वक्त जीत चुके हैं और बीजेपी के मुरारी यादव इस वक्त हारे हैं। ये खबर हमारे पास आ रही है। इसके साथ ही पाटेश्वरी वार्ड से निर्दल प्रत्याशी अजय पांडे जीत चुके हैं। अश्वनीपुरम वार्ड से सपा के जगत नारायण यादव इस वक्त जीते हैं। ये खबर हमें मिल रही है। तो अयोध्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मुख्य मुकाबला है वो रेशु, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ सांसद राज्यसभा जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, बीजेपी की तो बल्ले बल्ले? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किए हुए कामों के आधार पर जी नगरीय निकायों की सरकार भी विकास उन्मुखी होगी और सामान्य जनमानस को समर्पित होगी जी। इस भावना के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा और जनता ने हमको विश्वास किया। उधर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जिस दबंगई से कार्रवाई करके सामान्य जनमानस को, विशेष तौर पर मातृ शक्ति को, ये संदेश देने का काम किया गया कि आप निश्चिंत होकर घर और बाहर सुरक्षित बैठ सकती हैं, सुरक्षित चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में किसी माफिया, किसी अपराधी के कारण कोई कठिनाई किसी को नहीं होने वाली। ठीक है। नहीं तो आपको लग रहा है कि इस जीत के पीछे एक यही बड़ा फैक्टर है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और चीजें हैं जो जनता को पसंद आई हैं? हालांकि अभी रुझान है सर। फैक्टर तो है विकास का काम, फैक्टर है कोरोना का प्रबंधन, फैक्टर है कि कोरोना काल में किसी को बिना रोटी के नहीं रहने दिया गया। इस सब के बावजूद एक फैक्टर ये भी है कि पहले महिलाएं सड़क पर जाती थी, खतरे में रहती थी जी। घर में बैठी हुई महिला को लगता था कि मेरा पति दुकान पर गया, ऑफिस में गया, मेरी बेटी स्कूल पढ़ने गई, सुरक्षित वापस आएगी नहीं आएगी जी। ये आश्वस्त करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिसके कारण है। और कोरोना की वैक्सीन लगाकर 230 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान का इतिहास है कि जहां पर मुफ्त में कोई चीज मिलती, धक्का मुक्की और लाठीचार्ज होता है, बिना किसी शोर शराबे के 230 करोड़ लोगों को वैक्सीन और उसका सर्टिफिकेट भी डिजिटली मिलना, ये जो सब टेक्नोलॉजी और सबका विकास करके दिया गया है, जनता इससे संतुष्ट है। जनता को चाहिए सामान्य शांति, अपना विकास। ठीक है, तो वाजपेयी जी, कौन पसंद आएगा? वाजपेयी जी, उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हो गया सर, लेकिन अब सवाल लोकसभा चुनाव भी हो गया।
लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना की बात करना कि कोरोना में बेहतर प्रबंधन था, इस वजह से हमें यहाँ पर जीत हासिल हुई है, ये कितना सही है? और इस बात को भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि देखिए निकाय चुनाव में जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि गड़बड़ झाला किया गया। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार और अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया। मेरा इतना ही निवेदन है कि आकलन करो अपने संगठन की क्षमता का, आकलन करो अपने टिकट के निर्धारण का, और एक वर्ग विशेष के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा और आगे और खराब होगा। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। तो राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुन पा रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं ये उसका प्रभाव है, और जो कोरोना के समय जिस तरीके का प्रबंधन रहा उससे लोग आज तक प्रभावित हैं। बीजेपी जीत को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, अब धीरे धीरे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि 17 नगर निगमों में से 16 पर बीजेपी बढ़त बना रही है, तो एक पर फिलहाल बीएसपी की बढ़त बनती दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे नतीजों में। और चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं कर्नाटक, और वहां पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक में जो स्थिति विस्फोटक दिखाई दे रही थी, कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, रुझानों में कांग्रेस को अब बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इंतजार नतीजों का कर रहे हैं, और जैसे पहला नतीजा सामने आएगा सबसे पहले आप एपीएन पर वो नतीजा देख पाएंगे। महा कवरेज लगातार जारी है। सभी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम किलपाड़ी साहब हमारे साथ, यशस्विनी रामास्वामी जी भी जुड़ गए हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं? Hi, Yashaswini. Hi. How do you see the current trend? The Congress is ahead of the halfway mark, slightly ahead, but how do you see it? I don't think it's surprising. हम सब यहाँ जब बात कर रहे थे तो ये जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स हालांकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन वी आर नॉट सरप्राइज्ड हियर, क्योंकि ये जो इलेक्शन में मुद्दे उठे थे, दे वर वेरी हाइजीन मैटर्स एंड necessarily not related to religion or caste politics. It was more on development. Okay. And I think कर्नाटक का यही है हमारा हिस्ट्री, जो वो सेंटर में चलता है, हम थोड़े हट के चलते हैं। तो So what were the major issues for you? ऐसा है। What were the major issues for you? देखिए, इश्यूज प्राइमरी इश्यूज थे डेवलपमेंट, एंड जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इश्यूज हो जाते हैं जॉब क्रिएशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी हो। और हमारा मेन मुद्दा, एटलीस्ट जो आप देखें कर्नाटक में, द अर्बन रूरल डिवाइड, इट्स ऑलमोस्ट 40% to 60%. So the urban rural divide is very strong in our state. So the matter of corruption and not the government not reaching to the last man, those were the matters that probably hindered the current government. Was the price rise a factor? Yes, to a large extent, but I think I would directly correlate it to job opportunities. Okay. क्योंकि कर्नाटक is known to be एजुकेशन तो हो जाता है, बट उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन की जो वादे थे, वो शायद the government So you are primarily pegging it on job creation and development, right? So Yes. how do you see the freebies which were given out by both parties in the manifestos? देखिए, if you look at the state of Karnataka, there are extremities in pockets of wealth creation. तो मेरे हिसाब से लगता है कि that may not have been a very because if you look at the urban cities, we are already aware that Karnataka is among the top 5 contributors to the Indian GDP. तो urban population के हिसाब से देखें तो ये freebies
ज्यादातर काम नहीं किया है. इट वॉज द इश्यू ऑफ करप्शन, इट वॉज द इश्यू ऑफ ईज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी एक्सेट्रा. फ्रीबीज की आप बात करेंगे तो रूरल एंड इंटीरियर्स ऑफ द स्टेट where the development has not reached. Okay. उनके हिसाब से देखें तो that has mattered and probably that is why we are seeing a neck to neck kind of a result coming out. Okay. That's it. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you. चले, बिल्कुल जो स्थिति है धीरे धीरे अब साफ होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस की आंधी फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस की आंधी चलती दिखाई दे रही है रुझानों में. हालांकि ये रुझान अभी नतीजों में बदलने में थोड़ा सा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर सामने होगी और सबसे पहला नतीजा जैसे ही आएगा सबसे पहले एपीएन न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे. सभी मेहमान बाकी हमारे साथ भी बने हुए हैं. मैं कुलदीप मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे कि मुझे अपना पक्ष रखना है, लेकिन ये देखिए गारंटी कार्ड आप लोगों का था. आपको लगता है वो गारंटी कार्ड काम किया? और जो मुद्दे एंड में बन रहे थे, जहां बजरंग बली की भी एंट्री हो गई थी, बजरंग दल की एंट्री हो गई थी, उसका असर रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को नफरत की प्रयोगशाला में बदल दिया था सरकारी तौर पर. हिजाब का मुद्दा, हलाल का मुद्दा और उसके बाद रिजर्वेशन के मुद्दे पे जिस तरह से गृह मंत्री जी बयानबाजी कर रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बहुत नीचे जाकर के जिस तरह से प्रचार किया, उसके मुकाबले कर्नाटक की जनता ने यह देखा कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं. आइए हम मोहब्बत से देश को जोड़ना चाहते हैं. ये गारंटी है, ये बेरोजगारों के लिए हमारे वादे हैं, ये गैस सिलेंडर को लेकर हमारे वादे हैं, ये महंगाई के खिलाफ हमारे वादे हैं. तो मैं ये कहूं कि इस देश में धर्म की राजनीति के खिलाफ विकास की राजनीति जो असल रूप से होनी चाहिए उसकी जीत है. ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये मोहब्बत की जीत है नफरत के खिलाफ. आखिरी सवाल आपसे, जो आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो क्या माने कि कर्नाटक से मोहब्बत की दुकान की शुरुआत हुई है? दुकान की शुरुआत तो हिमाचल से हो चुकी थी. कर्नाटक में शोरूम थोड़ा और बड़ा हो गया है, खूबसूरत हो गया है. अगला शोरूम. जी हाँ, तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं. आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं. चुनाव आयोग ने सभी 224 सीटों पर रुझान बता दिया है और आपको बता दें कि 119 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कांग्रेस आगे चल रही है. भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेडीएस भी बढ़त बनाए हुए हैं 25 सीटों पर. अन्य 8 सीटों पर आगे हैं. इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं. बता दें कि कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होंगे, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे. फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है. जिस मिथक को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी, या फिर कहा जा रहा था कि देखिए हम तो मिथक तोड़ने के लिए हैं और हम मिथक तोड़ेंगे, वो मिथक यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. तमाम वायदे, तमाम दावे किए गए, लेकिन इस बीच जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि एक बार यहाँ पर फिर वही परंपरा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कि अभी तक 38 सालों से हम देखते आ रहे हैं. विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विमल जी, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था, देखिए हमने विकास किया, ये कहा जा रहा था कि हमने डेवलपमेंट के मुद्दे को ही आगे हवा दी, उसी को हमने उठाया, उसी मुद्दे पर हम आगे बढ़े. लेकिन अभी हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े थे, कह रहे थे डेवलपमेंट और बेरोजगारी ये 2 मेजर इशू रहे जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट मिलता हुआ वहां पर दिखाई दिया. कैसे इसे देखेंगे? और अगर बेरोजगारी है और डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर और क्या मुद्दे हैं जिसके बिहाफ पे आप चुनाव लड़े? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ, इसमें दो राय नहीं है. और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महंगाई एक मुद्दा जरूर हो सकता है जनता के बीच कि उन्होंने तकलीफ उठाई है, लेकिन उसके लिए भी जनता को समझना चाहिए कि जो हिसाब का डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी होंगी, लेकिन डेवलपमेंट भी आज बहुत हुआ है. नहीं, ये भी कहा जाए सरकारी पद खाली पड़े लेकिन आप भर नहीं पा रहे थे उसे. कांग्रेस कह रही है कि आएंगे हम सत्ता में, सबसे पहले उन्हीं पदों को भरेंगे. वैकेंसियां तो बाद की बात है, पहले जो खाली पद है उसे तो भरने की बात करिए. नहीं, खाली पद जहाँ जरूरत है वहाँ भरे जाएंगे, सब काम होंगे. और कांग्रेस की बात आप कर रहे हो सत्ता में, अब तो जाने का वक्त आ गया. वो करेंगे, आप देख लीजिए. देखो, हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी लेवल में कर्नाटक का डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए. कांग्रेस को पहले ये तो देख लो कि उनकी एमएलए की इज्जत करना सीखो. कल ऐसा नहीं हो कल कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंग बली की फोटो लगा के घूम रहे हैं और उनको चलिए ठीक है, बजरंग बली की आप बात कर रहे हैं,
हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी ऐसे मुद्दों पर आप चुनाव आगे बढ़ाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियों में इन तमाम मुद्दों को उठाया जाता है। हमने देखा कि बजरंग दल को बजरंग बली से किस तरह से जोड़ा गया। क्या वजह मानते हैं उस मुद्दे का भी दम निकल गया? कांग्रेस की जो कर्नाटक की जनता है उसने तो नहीं सराहा इन मुद्दों को। नहीं, हमने चालू नहीं किया। देखो, बजरंग बली का नाम किसने लिया? बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर है ना सर? नहीं, आज बजरंग दल का कार्यकर्ता बजरंग बली का ही है, उसमें क्या गलत बात बोले हमने? तो अब ये भी एक जंग छिड़ गई है कि बजरंग बली किसके? हाँ, देखो, बजरंग बली सबके हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर, चाहे कोई भी नागरिक रह लो, आशीर्वाद तो कांग्रेस को दे दिया उन्होंने। आशीर्वाद तो कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस वालों का बजरंग बली नहीं है, लेकिन कांग्रेस वालों को भी मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, नहीं अगर उन बजरंग बली की फोटो लगा के घूमे तो कल मेहरबानी करके उनको सस्पेंड तो करिए। अरे अभी आपने कहा कि देश में जो भी नागरिक है बजरंग बली का साथ अगर लेता है तो उसमें बुराई क्या? कांग्रेस मंगल ग्रह से तो आई नहीं। नहीं, हम तो ये नहीं बोले कि भाई आप साथ नक्को ले आओ या साथ नक्को दो। हमने एक ही बोला कि धर्म से नक्को जोड़ो किसी कार्यकर्ता को या किसी दल को। आज देखिए, बजरंग जो दल है, ये जो सेना है, किसके लिए काम कर रही है? देश के खिलाफ तो काम नहीं कर रही है। हाँ? और हम कभी चले ठीक, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कि जो दोफाड़ की राजनीति की जाती है, हालांकि आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी को अंग्रेज से कम न समझा जाए। मैं मलिक साहब जी क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगाते हैं और खुद वही काम करते हैं, जननी तो कांग्रेस है। देखिए श्रीमान जी, मैं अपनी पहले वाली बात को ही आगे बढ़ा रहा। मैंने आपको ये बात बोली ब्रेक से पहले कि जो भाजपा की नीति है, मैं यहाँ आपको पीछे लेके जा रहा। जब 9 साल पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने केवल और केवल एक ही नीति के तहत वो सरकार बनाई, वो थी डिवाइड एंड रूल के तहत। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म को ढाल के रूप में, हथियार के रूप में यूज किया, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा। मैं पूरी गंभीरता के साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बता रहा कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग फील्ड है। अरे इतनी नैतिकता मत बताइए। आपकी पार्टी के और दूसरे तमाम नेता दूसरी बात करते हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पे प्रवचन की नहीं जी, ये बात बहुत सीरियसली है। और ये नेता कहते हैं ना कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मुसलमानों की पार्टी, फिर आप मुसलमान और हिंदू को बीच में ले आए। मैं तो कह रहा कि सर, मैं नहीं, आपकी पार्टी के नेता लाते हैं, मैं तो याद दिला रहा हूँ। नहीं, तो अगर पार्टी के नेता, मेरी पार्टी के नेता भी अगर ऐसा कर रहे तो कहीं ना कहीं वे भी गलत है। ये तो हिंदुस्तान की जनता को समझनी चाहिए। और आज कर्नाटक की जनता ने ये बात समझी कि उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति से जो है अलग रखा। ये एक बात बताइए, मैनिफेस्टो में अगर आप ये कहते हैं कि एक और मेहमान स्टीफन डेविड साहब जुड़ रहे हैं, जो मौजूदा परिस्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो आंधी चल गई, अब जो रुझान आ रहे हैं वही नतीजों में। क्या कहना चाहेंगे स्टीफन डेविड साहब से? स्टीफन ऑनलाइन जी, हेलो स्टीफन। संपर्क लगता है टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, आपका रुख कर लेते हैं यहाँ पर कुलदीप जी। लेकिन आप ये कहते हैं कि देखिए, डिवाइड एंड रूल की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, संतुलन बनाए रखने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की। एक तरफ कहते हैं बजरंग दल को बैन करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं पीएफआई को बैन करेंगे। पीएफआई पहले से बैन है। ये बरगलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। नहीं मैडम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकूं कि भाई कांग्रेस के द्वारा भी कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ यूज किया गया हो। लेकिन यहाँ डिवाइड एंड रूल तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे इनकी दूसरी पॉलिसी हो रही कई साल से, वो है डिवाइड एंड डाइवर्ट। हमें डिवाइड एंड डाइवर्ट को भी समझना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों की कमजोरी हुई ना कि वो डाइवर्ट करते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी कमजोरी नहीं, ये कहीं ना कहीं जनता की भी कमजोरी है। और देखिए, अभी आपने कहा कि चुनाव में तो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, श्रीमान जी, लेकिन आप अटक जाते हैं सांप नेवले में। और अभी तो आपने नहीं श्रीमान जी, आप इस डिवाइड एंड डाइवर्ट को समझो ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, मैं वे मुद्दे गिनाना चाह रहा। वो मुद्दे था भ्रष्टाचार का, वो मुद्दा था जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, वो मुद्दा था गंगा को निर्मल करने का, वो मुद्दा था किसानों का, मजदूरों का। लेकिन अब उन एक भी मुद्दे पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दों पे ऐसा लोग आप पर क्यों भरोसा करेंगे? ये तमाम वादे तो आप भी करते रहे जब आप सत्ता में रहे, जब चुनाव लड़ते रहे, जब सत्ता में आए तो आप भी भूल गए। नहीं, किसानों की क्या स्थिति रही? किसान तो पहले भी बदहाल था,
आज भी नहीं बदहाल है। श्रीमान जी, मानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय में कांग्रेस की सरकार देश में रही, कांग्रेस की सरकार थी, वही हरित क्रांति इस देश में लेकर आई, वही श्वेत क्रांति इस देश में लेकर आई, सारे के सारे संस्थान कांग्रेस ने बनवाए। आप क्या बात कर रहे हैं? जो किसान कर रहे थे उस वक्त, वो आंकड़े बताते हैं कि कितना विकास हुआ था और किसानों चले का नहीं, इस कितना चर्चा को भला आगे हुआ। बढ़ाएंगे। स्टीफन डेविड साहब एक बार फिर जुड़ गए हैं। हाँ, सर। Hello, Stephen. I'm online. Hi. So how do you see it? Is it time for laddus finally at the Congress office? It's the good thing is there are two good indications that they have garnered a higher vote share, Okay. and which is a good sign. But the numbers are also showing. But we still have to wait till the results are declared. If you look Yes, at the whole yes. Karnataka map, Yes. at one time last year, you could see around this time, the whole Karnataka map had a saffron color. Yes. The whole map. Yes. But today, if you look at the Karnataka map, even if you look at the Election Commission of India website, you will find, except for the coastal side, Goa to Mangalore coastal side, Yeah. much of the Karnataka state is blue color. So there is almost like a blue wave Okay. that has swept the state. And JDS stronghold in the South Karnataka region, the old Mysore districts, Yes. has continued to be there. But overall picture that we see now looks like, as I said in the morning, advantage Karnataka. That is a very, very clear indication. Okay. And we'll just wait for the results officially to be announced, then we know. But as of now, as they say in the tennis, it's at Congress. So is there a lesson for the BJP for 24 to turn away from Hindutva here? A bit at least? The big lesson, if at all, for the BJP is let the regional leaders be regional leaders. Okay. Don't tinker around regional leaders. So they should not have messed around with Yediyurappa. If there is a regional leader, please don't disturb him because he knows the pulse of the people. True. If Yediyurappa built the party in 1983 from number 2, just 2 seats to even coming to power, the fact that this man held the post 4 times, even with short work, it only means that, whichever is the regional leader, you ensure that he is not disturbed because the other leaders did not live up to that expectation. Okay. Present CM was a disaster. When you compare the leadership with Yediyurappa, he could have built on what the foundation was laid. Okay. It only shows that the present CM was not able to build on the foundation that the predecessor left for him. So was he just That a is fall the guy? Bombay, our Was he just a fall guy for it? fall guy, but also himself could have built on the foundation. Okay. He failed to do it. That's all. There is also talk that central leaders from Karnataka had too much of a hand this time. No, I think the central leadership probably thought, look, we know better how to run the state. So they, the very fact that you had so many leaders coming to the state for canvassing for election, that itself, for the average Karnataka voter, they were wondering, why is this man coming here? Why is that person coming here? Don't we have our own leaders? So the average voter was asking questions like that. Okay. For example, even in Bangalore, they were asking, why did the big Prime Minister come and canvass for these people? Yes. I mean, it's okay. Yes. Every party will do that. But you had a very predominant presence of central leaders across the country coming to canvass for, what should have been the entire state leadership's responsibility. Yes, I've seen the viral videos. Do you think that JDS is stuck to just the old Mysore region? Because that is the strength, I think JDS is very wise. They knew that this is their strength, so they felt, let us not, spread ourselves too thin. They were traditionally leaders in that old Mysore region, the Vokkaliga belt. Yeah. And they have continued to retain their clout in that old belt. So I think they were very wise not to venture too far. Okay. Thank you, Stephen. Welcome, most welcome. We have with us Justice P.V. Shetty. Hello, sir. Hello. Hi. You have seen the results, trends till now, sir. So we wanted to ask. Can you hear me? Yes. Hello. Hello, tell me. Justice Shetty.
Do you think corruption has been a serious issue in this election? In all elections, corruption will be a serious issue. It is not, this election is not an exception for that. Okay. Okay. And what about the freebies? freebies, yes, all the parties issued giving freebies, and there are certain benefits also. Poor people get if freebies, assurances are given, because those who are living below poverty level or just above the poverty level, at least at the time of election, some assurances are given, and if it could be implemented, it will help to a larger section of poorer people of the state or the country. And one, for not denying the freebies, if it is done in a larger public interest and in the interest of the poorer section of the people, and not only with the view to secure votes by way of bribe. See, sir, during before the counting began, there was a BJP leader who said that whatever happens in counting, we have a plan B ready to implement. Now, after the Supreme Court strictures in the Maharashtra Shiv Sena versus Shiv Sena case, how do you think this can play out? Please repeat, I don't want to answer the discussion or the observation made by any political leader. Okay. It is purely on legal questions, and my observations will be only in a larger public interest, as a guidance for the future. Political battles, they must fight out at the assembly level or the parliament level. It is for the politician. Yeah. I am not a politician, though I have a clear idea which is good for the country, which is good for the state. I don't want to speak out in a studio. But the judgment by the Supreme Court has laid down technically laid down guidelines for the governor how far he can go and the speaker how far he can go. Will that prevent horse trading and stuff like that? Done to follow the judgment of the Supreme Court in letter and spirit. Please remember, judgment lays down for the country. Any action, I am not speaking to referring to the Speaker of the Maharashtra or Karnataka or somewhere else. On a principle, the assembly elections are 5 years, parliament elections are 5 years, elections come and go. But the country must go on. Yes. For that purpose, good principles should be laid down. Rule of law must be followed. Law laid down by the Supreme Court must be faithfully followed. Not to find out a way out to circumvent by taking technical objection. The duty, especially of the constitutional authorities, to follow the judgment laid down by the Supreme Court under Article 142, it binds everybody. Yes. It is your duty, it is my duty, it is the duty of all the constitutional authorities to follow. Yes. Otherwise, there will be chaos in the country, cannot be near future. Over the years, our country must be for generations to come. Thank you very much, Justice Shetty. Thank you very much. यहाँ तो जस्टिस सीबी शेट्टी साहब को आप सुन पा रहे हैं, पूर्व लोकायुक्त कर्नाटक, और जिस तरीके से अब रुझान धीरे धीरे अब आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और रुझानों में कम से कम ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन रुझानों के अभी नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौजूदा क्या कुछ स्थिति कर्नाटक में चल रही है ये भी आपके सामने रखेंगे। और यहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, डीके शिव कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। कनकपुरा सीट से जीते डीके शिव कुमार, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जीत दर्ज की है। ये नतीजा सामने आ चुका है, कनकपुरा सीट से जीते डीके शिव कुमार। बिल्कुल, तो अभी तक रुझान ही आ रहे थे, लेकिन अब वो नतीजों में भी तब्दील होते जा रहे हैं। बता दें कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाते हैं, कर्नाटक की सियासत में अहम भूमिका रखते हैं, और ऐसे में उनकी जीत यहां पर हो गई है। कनकपुरा सीट से चुनाव लड़े और जीत उनकी हो गई है। बता दें आपको कि
कर्नाटक में अब धीरे धीरे नतीजों में रुझान तब्दील होते जा रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अपडेट सुबह से दे रहे हैं।